नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है करियर रेडोनेस्ट पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड क्लास। आपकी बहुत मतलब कमेंट आ रहे थे कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द एवरीवन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड कर दीजिए। तो चलिए उसी के सिलसिले में हम आपके लिए लेकर उपस्थित है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन, जो कि माइनर पेपर है सेमेस्टर 6 का। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, और इसकी वन शॉट क्लास जिस पर आपने खूब प्रतिक्रिया दी है, जो आपके लिए खूब बेनिफिशियल भी साबित हुई है, उस क्लास भी, हाँ, वो क्लास भी हमने अपलोड कर रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जो भी आप नोट्स वगैरह है, उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही में जो आपका एक और पेपर है, माइनर पेपर फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर एवरीवन, उसकी वन शॉट क्लास और एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास दोनों ही हमने अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट में, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो वो क्लास भी आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट ए में बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। हालांकि हमने डिटेल में वन शॉट क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन के फॉर्मेट में ही चलने वाला हूँ। तो थोड़ा चलिए जल्दी से समझ लेते हैं इन चीज़ों को। वित्तीय नियोजन क्या है? Financial planning is the process of managing income, expenses, savings, investments and financial resources to achieve financial goals effectively। यानी कि जो भी हमारे वित्तीय लक्ष्य हैं, जो हमने डिसाइड किए हैं हमारे जीवन में, वो हमारा एक अच्छा मकान बनाना हो सकता है, अच्छा बैंक बैलेंस करना होता है, घूमना फिरना हो सकता है। जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स है लाइफ के, उन गोल्स को पूरा करने के लिए हम हमारी आय को, व्यय को, बचत को, निवेश को और वित्तीय संसाधनों का एक सही ढंग से मैनेज करते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वित्तीय नियोजन, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल लक्ष्य हैं उन्हें हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके। व्हाट आर फाइनेंशियल गोल्स? वित्तीय लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल गोल्स आर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट इंडिविजुअल्स एम टू अचीव थ्रू प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सच एज एजुकेशन, होम ओनरशिप एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। वित्तीय लक्ष्य वे स्पष्ट उद्देश्य होते हैं जिन्हें एक व्यक्ति उचित वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, घर खरीदना, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट प्लान बनाना। ये सारे हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मुद्रा के या मनी के या जो धन है उसका समय मूल्य क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा यूँ समझो, क्योंकि टाइम के साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से जो हमारा पैसा है, उसकी फ्यूचर में क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि रहने को तो वह 10 रुपये ही रहेगा, लेकिन फ्यूचर में उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये है इन्फ्लेशन प्रभाव। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझो कि जो भविष्य का रुपया है, वो आज के रुपये से क्या है, थोड़ा सा कमजोर तो है ही। यानी आज तो एक तो 2026 का 10 रुपया और एक 2028 का 10 रुपया, भाई दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है परचेजिंग पावर के मामले में? 2026 का रुपया ही स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मतलब, जो भविष्य के पैसे हैं उनकी आज क्या वैल्यू है, यानी कि भविष्य में जो 10 रुपये हैं 2028 में, वो आज एक तरीके से 8 रुपये के बराबर ही है। यानी उसकी परचेजिंग पावर देखें तो आज के 8 रुपये की परचेजिंग पावर के बराबर है। इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि भविष्य का पैसे की आज क्या वैल्यू है, दैट इज द टाइम वैल्यू। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट मनी अवेलेबल टुडे इज मोर वैल्यूबल देन द सम अमाउंट, सॉरी, सेम अमाउंट रिसीव्ड इन द फ्यूचर, बिकॉज इट कैन अर्न रिटर्न्स ओवर टाइम। मुद्रा का समय मूल्य यह दर्शाता है कि आज उपलब्ध धन भविष्य में प्राप्त होने वाली समान धनराशि से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि उस पर प्रतिफल अर्जित किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आज का पैसा ज़्यादा कीमती है भविष्य के पैसे से, क्योंकि उस पर आज हम इन्वेस्ट करेंगे, उस पर हम कहीं ना कहीं रिटर्न भी प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 4 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन के कुछ 4 स्टेप लिखिए। द मेजर स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, assessing financial status, developing a financial plan and monitoring progress regularly। वित्तीय नियोजन के अगर स्टेप्स की बात करें, तो वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करना, फिर वित्तीय स्थिति का आकलन करना, वित्तीय योजना बनाना और उसकी नियमित रूप से समीक्षा करना या उसे रेगुलरली मॉनिटर करना, ये सारे क्या है, वित्तीय नियोजन के प्रमुख चरण है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? व्यक्तिगत वित्त क्या है? पर्सनल फाइनेंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। व्यक्तिगत वित्त किसी व्यक्ति की आय,
वे बचत, निवेश और वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं से संबंधित वित्तीय निर्णयों के प्रबंधन को दर्शाता है कि भविष्य में पर्सनल फाइनेंस का मतलब यही हुआ कि जो हमारी फ्यूचर नीड्स है उनको हम किस तरीके से मैनेज आउट करेंगे, उसमें जो हमारी इनकम, बचत, इन्वेस्टमेंट ईटीसी की जो प्लानिंग है या यूँ कहें इनका सही ढंग से मैनेजमेंट है, वो हमें पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग बात करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एजुकेशन लोन। शिक्षा ऋण क्या है भाई? शिक्षा के लिए लिया जाने वाला लोन एजुकेशन लोन होता है। एन एजुकेशन लोन इज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स फॉर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्टूडेंट्स फॉर मीटिंग एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड कॉस्ट। शिक्षा ऋण वह वित्तीय सहायता है जो बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा छात्रों को शिक्षा एवं उससे संबंधित खर्चों की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है या करती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग? बचत के क्या लाभ है? सेविंग्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्प मीट इमरजेंसीज, सपोर्ट फ्यूचर गोल्स एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी। बचत क्या करती है? हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, आपातकाल इमरजेंसी में कोई आवश्यकता होती है उनको पूरा करने में मदद करती है, भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने में हेल्प करती है और साथ ही में हमें फाइनेंशियल तौर पे इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर और स्थिरता स्थिरता हमें देती है। ये बचत के क्या है? बेनिफिट है। व्हाट इज नेट बैंकिंग? नेट बैंकिंग क्या है भाई? बैंकिंग के काम ऑनलाइन करना, दैट इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग इज एन ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस दैट अलाउज कस्टमर्स टू एक्सेस बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसफर फंड्स एंड परफॉर्म ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंटरनेट। नेट बैंकिंग एक ऑनलाइन बैंकिंग सेवा है जो ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं को उपयोग करने, धन हस्तांतरित करने और लेन देन करने की सुविधा प्रदान करती है। व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई क्या है? मेरा यहाँ पे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि यूपीआई की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। यूपीआई इज ए डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट अनेबल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स थ्रू मोबाइल डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस। यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो कि मोबाइल उपकरणों और अनुप्रयोगों के माध्यम से बैंक खातों के बीच में तुरंत धन स्थानांतरित करने की क्या देता है? सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई का पूरा नाम जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? फिशिंग का मतलब होता है आपको कोई अनवांटेड लिंक भेजना, उस लिंक पर क्लिक करने से आपकी जो पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करना, जैसे ओटीपी वगैरह चुराना, पासवर्ड चुराना, ये सारी जो फ्रॉडगिरी होती है उसे फिशिंग के नाम से जानते हैं। Phishing is an online fraud method in which criminals attempt to obtain confidential information such as passwords, OTPs, and banking details through fake messages or websites. फिशिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की विधि है जिसमें अपराधी नकली संदेशों या वेबसाइटों के माध्यम से पासवर्ड, ओटीपी और बैंकिंग विवरण जैसी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे फिशिंग कहा जाता है। सेकेंड यूनिट में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग? निवेश नियोजन क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स व्हाइल कंसीडरिंग रिस्क एंड रिटर्न। निवेश नियोजन अ, निवेश नियोजन विभिन्न निवेश विकल्पों में वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने की प्रक्रिया है जिससे जोखिम एवं प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए वित्तीय लक्ष्यों को क्या किया जा सके? प्राप्त किया जा सके। यानी कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किन में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके की रिस्क है, उस हिसाब से हम हमारे फंड को इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो हमारे टारगेट्स है उनको हम क्या कर सके? प्रॉपर में अचीव कर सके, उसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग? निवेश योजना के उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग include wealth creation, income generation, capital appreciation, financial security, and achieving future financial goals. निवेश नियोजन के उद्देश्यों में संपत्ति निर्माण, आय प्राप्त करना, पूंजी वृद्धि, वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति आदि शामिल है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्क इन्वेस्टमेंट? निवेश में नियोजन जोखिम क्या है? Risk refers to the possibility that the actual return from an investment may differ from the expected return, resulting in financial loss or uncertainty. जोखिम से आशय इस संभावना से है कि निवेश से प्राप्त वास्तविक प्रतिफल अपेक्षित प्रतिफल से भिन्न हो सकता है जिससे वित्तीय हानि या अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। यानी कि जो रिटर्न हमने सोचा था इस रिटर्न से हमें अलग मिल सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो जो नेगेटिव होने के चांसेस हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं, जोखिम कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? निवेश प्रतिफल क्या है? जो हमने पैसा लगाया है इस पे जो हमें रिटर्न प्राप्त होता है, यानी कि इस पे जो हमें रिवॉर्ड प्राप्त होता है उसे हम रिटर्न के नाम से जानते हैं। रिटर्न इज द गेन और इनकम अर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड,
रेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन। प्रतिफल वह आय या लाभ है जो किसी निवेश से ब्याज के रूप में, लाभांश के रूप में, किराया या पूंजी वृद्धि के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या है? A portfolio is a collection of different investment assets such as shares, bonds, mutual funds and other securities held by an investor. पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा धारित विभिन्न निवेश परिसंपत्तियों जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या अन्य प्रतिभूतियों का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। यानी कि आप अपने फंड को अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर, बॉन्ड, इन सब में, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? विविधीकरण क्या है? यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में करते हो तो इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस टू रिड्यूस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड इम्प्रूव पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी। विविधीकरण विभिन्न परिसंपत्तियों वर्गों में निवेश करने की रणनीति है जिससे कुल निवेश जोखिम कम होता है और पोर्टफोलियो की स्थिरता बढ़ती है। What is real estate investment? Real estate investment क्या है? Real estate investment involves purchasing land, buildings and or property to earn income, capital appreciation or both. Real estate निवेश में आय, पूंजी वृद्धि या दोनों प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि, भवन या संपत्ति में निवेश किया जाता है, उसे रियल एस्टेट कहते हैं। यानी कि अचल चीजों में इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट है। नेक्स्ट है, व्हाट आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव? वित्तीय डेरिवेटिव क्या है? Financial derivatives are financial contracts whose value is derived from an underlying asset such as stocks, commodities, currencies or indices, indexes, है ना। वित्तीय डेरिवेटिव्स ऐसी वित्तीय अनुबंध है पे, मुद्रा पे या अन्य सूचकांक पे होता है। यानी कि जब किसी एक चीज का मूल्य दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड होता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव में मतलब किसी ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें या तो वैल्यू स्टॉक पे डिपेंड करती है, या कमोडिटीज पे करती है, करेंसीज पे करती है, या किसी इंडेक्स पे करती है, उसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। व्हाट इज द कमोडिटी मार्केट? वस्तु बाजार क्या है? द कमोडिटी मार्केट इज मार्केट प्लेस वेयर कमोडिटीज सच एज गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड। वस्तु बाजार वह बाजार है जहां सोना, चांदी, कच्चा तेल, कृषि उत्पाद जैसी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है? ए म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इट इन ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड एक निवेश साधन है जिसमें अनेक निवेशकों का धन एकत्रित करके पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा विविधीकृत पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है। यानी कि जो इधर छोटे छोटे खूब सारे जो इन्वेस्टर होते हैं, इनसे पैसा एक जगह कलेक्ट करके यहाँ पैसा कलेक्ट किया और यहाँ पे बैठते हैं प्रोफेशनल लोग्स, वो इस पैसे को एक पोर्टफोलियो तरीके से अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं और इस रिटर्न को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बदले में अपना कमीशन रखते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्सनल टैक्स प्लानिंग? व्यक्तिगत कर नियोजन क्या है? पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस इन ए लॉफुल मैनर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी एंड मैक्सिमाइज सेविंग्स। व्यक्तिगत कर नियोजन आय, निवेश और व्यय को कानूनी रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिससे कर देयता कम हो और बचत अधिक हो सके। यानी कि टैक्स प्लानिंग का मतलब यही है कि व्यक्ति अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस को इस तरीके से प्रेजेंट करे, होना कानूनी चाहिए, पूरा का पूरा गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, ताकि वह कानून की नज़र में जो भी कानून उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लाइबिलिटी देता है, एक्सेम्पशन देता है, उनको यूज करते हुए कम से कम टैक्स भरे या टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचाए और अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको क्या कर सके, एक कानूनी वे में क्या कर सके, कम कर सके, उसे बोलते हैं पर्सनल टैक्स प्लानिंग। व्हाट इज टैक्स स्ट्रक्चर? कर संरचना क्या है? द टैक्स स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स रेट्स, रूल्स, प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स थ्रू विच टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि कर संरचना से आज से कर की दरों से, नियमों से, प्रावधानों से, प्रक्रियाओं की उस व्यवस्था से है जिसके माध्यम से सरकार टैक्स लगाती है और उस टैक्स को कलेक्ट करती है, इसे हम टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। मेंशन एनी 4 स्टेप्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग। व्यक्तिगत कर नियोजन के कुछ 4 चरण आप बताओ।
द मेजर स्टेप्स इंक्लूडिंग एक्सेसिंग इनकम, आइडेंटिफाइंग टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज, क्लेमिंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस एंड रिव्यूइंग टैक्स प्लान्स रेगुलरली। यानी कि अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात करें, व्यक्तिगत टैक्स प्लानिंग की बात करें, तो सबसे पहले तो आय का आकलन करना है, यानी कि अपनी आय को देखना क्या वह टैक्सेबल है या नहीं है। अगर टैक्सेबल है तो अब कर बचाने के कौन कौन से हमारे पास अवसर है उनको पहचानना, कौन कौन सी हमें कटौतियां मिल सकती है, किन छूटों के लिए हम क्लेम कर सकते हैं, और कर योजना की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। ये सारे स्टेप्स होते हैं टैक्स प्लानिंग के। नेक्स्ट है व्हाट इज टैक्स एग्जम्पशन। कर छूट क्या है? A tax exemption is an income or financial benefit that is fully excluded from taxable income under the provisions of tax law। यानी कर छूट वह आय या वित्तीय लाभ है जिसे कर कानूनों के अनुसार कर योग्य आय से पूर्णतः बाहर रखा जाता है। यानी कि जो भी टैक्स का लॉ है, उस टैक्स के लॉ में जो हमें एग्जेम्पशन मिलती है, छूट मिलती है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ, और उस इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाता है, उससे हम बोलते हैं एग्जेप्शन, यानी कि छूट बोलते हैं। व्हाट इज टैक्स डिडक्शन, यानी कर कटौती क्या है? ए टैक्स डिडक्शन इज एन अमाउंट दैट कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम एंड लोअर टैक्स लायबिलिटी। कर कटौती वह राशि है जिसे कुल आय में से घटाकर कर योग्य आय कम की जाती है, जिससे कर देयता क्या होती है? घट जाती है। यानी कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, इसमें से मिलने वाली जो कटौतियां होती है, रिडक्शंस होती है, उनको इसमें से घटा दिया जाता है ताकि जो टैक्सेबल इनकम है वह क्या हो सके? कम हो सके। और जब टैक्सेबल इनकम कम होगी तो इस पर आपको टैक्स भी क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो टैक्स डिडक्शन का मतलब होता है टैक्सेबल इनकम से कुछ डिडक्शंस को कम करना ताकि टैक्स लायबिलिटी क्या हो सके? कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टैक्स शिफ्टिंग। कर स्थानांतरण क्या होता है? टैक्स शिफ्टिंग का मतलब होता है जैसे ए व्यक्ति पे सरकार ने कर लगाया, ए ने क्या किया? इस कर को बी पे शिफ्ट कर दिया, बी ने सी पर शिफ्ट कर दिया, सी ने डी पर शिफ्ट कर दिया, डी ने उस वस्तु का यूज कर लिया, डी ने किसी पे शिफ्ट नहीं किया। तो लगा तो किस पे था? ए पे कौन कर रहा है? डी। तो इसे बोलते हैं टैक्स शिफ्टिंग। टैक्स शिफ्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच द बर्डन ऑफ टैक्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर whom it is imposed to another person। यानी कि कर स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें कर का भार उस व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिस पर कर लगाया गया था। यानी लगा तो ए पे था, स्थानांतरित बी पे हो गया, बी से सी पे और सी से डी पे हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज टैक्स अवॉइडेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? टैक्स परिहार क्या है? टैक्स अवॉइडेंस refers to reducing tax liability through legal methods and proper use of provisions available under tax law। यानी कि आप पे जो टैक्स लगा, लेकिन आपने इस टैक्स को कानून के दायरे के अंदर, यानी कानूनी तरीके से आपने टैक्स को क्या किया? कम किया। इसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेशन। कर परिहार से आशय उन कर कानूनों से कर कानूनों में उपलब्ध प्रावधानों का उचित उपयोग करके कानूनी रूप से कर देयता को कम करना क्या कहा गया है? टैक्स परिहार या टैक्स अवॉइडेशन कहा है। इसके अलावा एक चीज और होती है टैक्स इवेजन, यानी कर चोरी, जिसे कर वंचना भी कहते हैं, कर वंचन भी कहते हैं। मतलब क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से कर बचाना या कर कम करना टैक्स इवेजन है। टैक्स इवेजन इज द इलीगल प्रैक्टिस टू डेलिबरेटली concealing income or providing false information to avoid paying taxes। कर चोरी वह अवैध कार्य है जिसमें कर भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर आय छिपाई जाती है या गलत जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्स अवॉइडेशन एंड टैक्स इवेजन। कर परिहार व कर चोरी में क्या अंतर है? टैक्स अवॉइडेशन इज लीगल एंड यूजेज प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ, whereas tax evasion is illegal and involves violation of tax regulation। कर परिहार कानूनी है तथा कर कानूनों के प्रावधानों का उपयोग करता है, यानी कि टैक्स अवॉइजन टोटली लीगल है। वहीं जबकि टैक्स चोरी क्या है? अवैध है, गैर कानूनी है और इसे कर नियमों का उल्लंघन करके किया जाता है। भाई टैक्स इवेजन गैर कानूनी है, चोरी का नाम ही आ गया तो ये क्या है? गैर कानूनी है। नेक्स्ट है वाई इज पर्सनल टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत कर नियोजन क्यों जरूरी है? Personal tax planning helps reduce tax burden, increases savings, ensures legal compliance and improves overall financial management। व्यक्तिगत कर नियोजन कर भार को कम करने, बचत बढ़ाने, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने और समग्र वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने में क्या करता है? मदद करता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है।
अब हम आ गए हैं यूनिट 4 में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंश्योरेंस प्लानिंग? बीमा नियोजन क्या है? इंश्योरेंस प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट individuals and families against financial losses arising from various risks। बीमा नियोजन विभिन्न जोखिमों से होने वाली वित्तीय हानियों से व्यक्ति और परिवारों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त बीमा योजना का चयन करने की प्रक्रिया है। इनकी जो भी हमारे फ्यूचर में रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी होती है या कोई दुर्घटना होती है, उससे इंडिविजुअल को या परिवार को जो सेफ्टी या प्रोटेक्शन मिले, तो इंश्योरेंस की कौन सी स्कीम हमें लेनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग दैट जो प्लानिंग होती है उसे इंश्योरेंस प्लानिंग कहते हैं। वाई इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट? बीमा क्यों जरूरी है? इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, reduces financial uncertainties and ensures security for individuals and their dependents। बीमा अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, वित्तीय अनिश्चितता को कम करता है और व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, इसलिए बीमा जरूरी है। व्हाट इज मोर्टेलिटी रिस्क? मृत्यु जोखिम क्या है? मोर्टेलिटी रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस अराइजिंग फ्रॉम द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी मृत्यु जोखिम का मतलब हुआ कि परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न होने वाली वित्तीय हानि की संभावना से है। यानी कि जो घर का अर्निंग हैंड है, यदि वह गलत यानी कि इमेच्योर डेथ हो जाती है उसकी, यानी अनफोर्सीन हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस अर्निंग हैंड के जाने से घर पे जो वित्तीय पहाड़ टूटता है उसे हम मोर्टेलिटी रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? स्वास्थ्य बीमा क्या है? मेडिकल पे जो खर्चे होते हैं जो कि बिना बताए आते हैं ऑब्वियसली, तो उस पे जो हमारे खर्चे होते हैं उसके अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इज ए पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेज अराइजिंग फ्रॉम इलनेस, इंजरी और हॉस्पिटलाइजेशन। स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी पॉलिसी है जो कि बीमारी, दुर्घटना और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। व्हाट इज डिसेबिलिटी रिस्क? अक्षमता जोखिम क्या है? यानी कि जब हम काम करने के लिए फिजिकली या मेंटली तौर पे डिसेबल हो जाते हैं तो उससे जो रिस्क अराइज होती है उसे डिसेबिलिटी रिस्क कहते हैं। डिसेबिलिटी रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू वर्क। अक्षमता जोखिम वह संभावना है जिसमें शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है और आय में कमी आती है। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? जीवन बीमा क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द नॉमिनी और फैमिली इन द इवेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स डेथ। जीवन बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या परिवार को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, उसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। व्हाट इज रिटायरमेंट प्लानिंग? सेवानिवृत्ति प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ accumulating financial resources during working years to ensure financial security after retirement। सेवानिवृत्ति नियोजन कार्यकाल के दौरान वित्तीय संसाधनों का संचय करने की प्रक्रिया है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यानी कि जब आप काम कर रहे हो तो उन समय में आपने जो प्लान तैयार किया ताकि जब आप रिटायर हो सको तो आपके हाथ में पैसे रहे, उसे हम रिटायरमेंट प्लान कहते हैं। व्हाट इज पेंशन प्लान? रिटायरमेंट के बाद का ही होता है ये। A pension plan is a financial arrangements that provides regular income to an individual after retirement। यानी पेंशन योजना एक वित्तीय व्यवस्था है जो कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को नियमित आय प्रदान करती है। व्हाट इज रिवर्स मॉर्गेज? रिवर्स मॉर्गेज क्या है? इसको जरूर याद रखिए, इसको ध्यान में रखिए। रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है? कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को किसके पास गिरवी रख दे? बैंक के पास गिरवी रख दे। बैंक उसे क्या करे? मंथली उसे पेमेंट करे, बैंक एज ए पेमेंट दे, मंथली उसको ईएमआई की तरह बैंक पेमेंट करे, ठीक है। और जब उस व्यक्ति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए तो वो जो चीज़ उसने गिरवी रखी है, अपना मकान वगैरह, बैंक उसको बेचे और बेचकर अपना पैसा वसूल करे, इससे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। रिवर्स मॉर्गेज इज ए स्कीम थ्रू विच सीनियर सिटीजन्स कैन रिसीव रेगुलर इनकम बाई मॉर्गेजिंग देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाइल कंटिन्यूइंग टू लिव इन इट। रिवर्स मॉर्गेज एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिक अपनी आवासीय संपत्ति को गिरवी रखकर नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं और उसी घर में रहना भी जारी रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो आज 75 साल का हूँ,
मेरे पास एक मकान है, मेरे पास कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है, मेरे पास कोई फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है। मैंने क्या किया, मेरा मकान बैंक को गिरवी रख दिया। ठीक है, अच्छा खासा करोड़ों का मकान था, बैंक को गिरवी रख दिया। और बैंक मुझे मंथली मान लेते हैं 50,000 रुपये देता है। मंथली मुझे कितने देते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो गया, चलो चलो मान लेते हैं 50 दे रहा है, 50,000 मुझे मंथली बैंक दे रहा है। और ये मैं लेते लेते आज मैं 85 साल का हो गया, यानी 10 साल हो गया मेरे को लेते रहो। 10 साल बाद मेरी क्या हो गई, मौत हो गई। बैंक क्या करेगा, जो मैंने मेरा मकान गिरवी रखा था उस मकान को बैंक बेचेगा। अब वो जितने में बिकेगा, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैंक उस मकान को बेचकर ही अपना पैसा वसूल करेगा, यानी कि मेरे से नहीं लेगा, मुझे तो बैंक ने चुका दिया जितने दिन चुकाना था। जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो मेरी उस संपत्ति को बैंक बेचेगा और अपना पैसा वसूल करेगा। इसे रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस क्या है, नई पेंशन योजना क्या है। द न्यू पेंशन स्कीम इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स बिल्ड ए रिटायरमेंट कॉर्पस थ्रू रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस। नई पेंशन योजना सरकार द्वारा प्रायोजित एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो कि नियमित अंशदान के माध्यम से व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति निधि बनाने में क्या करती है, मदद करती है। ये थी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की पार्ट 1। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की, और पार्ट बी में हमने यूनिट वाइज हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चन रखे हैं जो आप इस पीडीएफ में एक्सेस कर पाओगे। और दोनों मीडियम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। और सिर्फ पार्ट बी ही नहीं, पार्ट सी के क्वेश्चन भी आप इस पीडीएफ में देख पाओगे, जो कि हमने हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रखे हैं। एग्जाम में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको इस पीडीएफ से आइडिया लग जाएगा। यदि आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ते हो, इस क्लास को अच्छे से समझते हो, इसकी वन शॉट को अच्छे से देखते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और देखने की नीड है। आप इन 2-3 चीज़ों से ही बहुत अच्छा अपनी एग्ज़ाम में परफॉर्म करने वाले हो, इतना मैं श्योर हूँ। तो ये थी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर दी एवरीवन पेपर की क्लास। आपने यहाँ तक क्लास में साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म दें, अच्छे से एग्ज़ाम में आप पेशेंस के साथ आप लिखें। और किस तरीके से लिखना, आप काफ़ी सीनियर हो, 3rd ईयर में आप पहुँच गए हो, तो अच्छे से आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करें। हम भी आपसे निराश नहीं हो, जब आपकी कॉपियाँ चेक करें तो हमें भी ऐसा लगे कि हाँ, बच्चों का स्टैंडर्ड अब इम्प्रूव हुआ है। सो ऑलवेज कीप वॉचिंग with your career readiness. Have a nice day, have a great time, and don't forget to watch one short classes also. सारी क्लासेज हमने आपकी सेमेस्टर 6 की प्लेलिस्ट में अपडेट की है, वहाँ से आप इन क्लासेज को देख पाओगे। और हाँ, क्लासेज को हाइप जरूर किया करें ताकि आप जैसे और स्टूडेंट के पास क्लास पहुँच सके। सो स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।